अमेरिका की जानिब से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान की फिजाइया, बहरिया और मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान मुसलसल जवाबी हमले भी कर रहा है। आप इस जंग में दोनों ममालिक की हकीकी अस्करी सलाहियत का तकाबली जायजा कैसे पेश करेंगे? जी देखें, इस जंग को जिस तरीके से अमेरिका लेके सबसे पहले अगर हम जंग को स्टडी करें, एनालाइज करें, तो सबसे पहले तो जो एग्रेसर होता है या जिसने अटैक इनिशिएट किया, उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे दो एक्टर्स, दो प्लेयर्स थे, मिडली एक इसराइल और एक अमेरिका, जिसने ईरान के ऊपर अटैक किया। जब दो प्लेयर्स मिलके किसी मुल्क के ऊपर अटैक करते हैं तो एक चीज तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी उसके ऊपर होती है और वो होते हैं स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन सबसे पहले आपने देखा कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत हुई तो उसके बाद ये जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव थे उन दोनों में दरमियान में इख्तलाफ आना शुरू हो गया। विद इन 24 टू 48 आवर्स अमेरिका और इसराइल के दरमियान अमेरिका ने कहा कि जी हम नहीं चाहते थे रजीम चेंज हो, और इसराइल कहता था हम रजीम चेंज एंड बियॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो इसराइल ने जो अपना ऑब्जेक्टिव था उसको ओपन एंडेड रखा, और अमेरिका ने बहुत जगहों के ऊपर इख्तलाफ दोनों में ये देखने में आया कि जब अमेरिका ने अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करके फेस सेविंग लेके इस जंग से निकलने की कोशिश की, लेकिन इसराइल पुश करता रहा कि वो किसी तरह से इसको ओपन एंडेड रखे। यानी वो क्लियर नजर आ रहा था कि ओपन एंडेड वही मुल्क अपने ऑब्जेक्टिव्स को रखता है जिसका प्लान ये होता है कि उसने जंग को इंक्रीज करना होता है, जंग को फैलाना होता है, या अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए जंग को लंबा खींचना होता है। दूसरा इनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये था कि इन्होंने रजीम चेंज के बाद ईरान के अंदर इनका प्लान ये था कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत होगी तो उसके बाद ईरान के अंदर लोग सड़कों पे निकलेंगे, और दूसरा जो है अमेरिका के अंदर भी लोग सड़कों पे निकलेंगे, खुशी मनाएंगे। लेकिन वो भी एक ग्रेव मिसकैलकुलेशन हुई। फिर उसके बाद थ्रू आउट द वॉर वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते रहे, और अल्टीमेटली आपने देखा कि अभी जो सबसे फेमस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो अमेरिका ये कहता है वो ये है कि मैं स्टेट ऑफ स्टेट, जी, जो कि इन द फर्स्ट प्लेस खुली हुई थी जब इन्होंने जंग स्टार्ट की। सो उसके बाद जो जंग अमेरिका ने अपनी, जिस तरीके से अमेरिका ने डीकैपिटेशन की बात की, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हम मिसाइल सिस्टम, जो ईरान की कैपेसिटी है टू मेक मिसाइल्स, हम उसको खत्म करेंगे। ईरान की कैपेसिटी टू मेक ड्रोन्स, हम उसको खत्म डिप्लीट करेंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के ऊपर तो वो करते रहते हैं बातचीत, उसमें तो अब कोई रियलिटी या एनालिटिकल रियलिटी उसके पीछे रही नहीं, क्योंकि हर थोड़े दिनों के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका की स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा तजाद देखा गया। तो उसके बाद ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका की स्ट्रेंथ के अगेंस्ट इस एसिमेट्रिक वॉर में एसिमेट्री जिस तरीके से अप्लाई की, ईरान ने अमेरिका के अटैक की कॉस्ट ग्रेजुअल किस तरीके से इंक्रीज की, चाहे वो इकोनॉमिक सैंक्शंस हो या डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग हो, या ईरान ने अपना जो जिसको आप कह सकते हैं कि एज कंपेयर टू अमेरिकन अटैक जो चीप असलहा इस्तेमाल किया, सस्ता असलहा इस्तेमाल किया, जिसमें रॉकेट से, जिसमें ड्रोन से। तो वॉर की जो नई डायनामिक्स ईरान ने क्रिएट किए हैं उसकी वजह से अमेरिका और ईरान की ये जो जंग है इसने बिल्कुल एक जो मिलिट्री हिस्ट्री है, या आप उसको ये कहें कि पिछले 25 से 30 सालों में जिस तरीके से जंगें लड़ी जाती हैं और ये मॉडर्न वॉर, रिमोट वॉरफेयर के दौर में जिस तरीके से जंगें लड़ी जाती हैं, उसमें ईरान ने वॉरफेयर की एक नई तारीख रकम की। राइट। और जो ईरान और हिजबुल्लाह ने जो इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अबीब और दीगर इलाकों पर मिसाइल दागे हैं, जबकि खलीज फॉरेस्ट में इसराइली ऑयल टैंकर ECO-1 को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका फिजाई हमलों के बावजूद ईरान का इस लेवल पर और इतनी एक्यूरेसी के साथ जवाबी वॉर करना किस अस्करी सलाहियत और महफूज ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ इशारा करता है? जी देखिए, ईरान की जहां तक आप बात करते हैं, ऑल्दो ईरान ने बड़ी अच्छे तरीके से जंग लड़ी है, ईरान की जो एंड्योरेंस है वो ईरान की स्ट्रेंथ है। लेकिन जहां पे प्रिसीजन स्ट्राइक्स की बात है, जहां पे अगर इसराइल का आपके मुल्क ईरान के अंदर इतना डीप इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटेलिजेंस का कि उन्होंने एक बाकायदा डीकैपिटेशन की किल चेन क्रिएट की हुई है। सो उस हिसाब से अगर आप उनका ये ईरान ने जितनी अपनी उसके ऊपर जिस तरीके से अटैक किया गया, उस अटैक के बाद ईरान ने जिस तरीके से रेजिलियंस और एंड्योरेंस दिखाई है वो ईरान की एक स्ट्रेंथ है। लेकिन जहां तक अटैक करने की बात है इसराइल को, बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हैं इसराइल की, कुछ को ईरान ने एक्सप्लॉइट किया है, कुछ को वो बेहतर समझते हैं वो किस तरीके से जंग को लेके जाना चाहते हैं, एस्केलेशन लैडर को किस तरीके से वो इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी अभी भी इसराइल की वल्नरेबिलिटीज ऐसी हैं जिनको ईरान ने एक्सप्लॉइट नहीं किया, जो कि हो सकती हैं। तो जिस तरीके से इसराइल के जो इंटेलिजेंस है वो ईरान के अंदर लोकेशन कोऑर्डिनेट्स को डिस्क्लोज कर रही है, मुझे एक कमी फील होती है ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि वो उस तरीके से इसराइल के अंदर पेनिट्रेटेड नहीं है। उसके अलावा बाकी जहां तक एंड्योरेंस की बात है, जहां तक
फाइट को कंटिन्यूड रखने की बात है, जहां तक रेजिलियंस की बात है, वो उसमें ईरान का कोई आपने देखा कि कोई सानी नहीं है। इस जंग ने ये बात वाज़ेह की। बिल्कुल, हम देख रहे हैं ट्रंप ने तो अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान को पत्थर के दौर में धकेलने की धमकी दे दी हुई है। लेकिन पासदारान इन्कलाब ने मुत्तहिदा अरब अमारात में एक मुबैना खुफिया कार्रवाई करके 37 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा किया है। डोंट यू थिंक कि ईरान की ये जो प्रॉक्सी वॉर या गुरिल्ला टैक्टिक्स है, ये अमेरिका की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर मबनी रवायती अस्करी ताकत को बेअसर करने के लिए काफ़ी है आई थिंक? जी, मैं शायद इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से गुरेज करूं, हुँ, लेकिन ये है कि जी ईरान ने बहुत ज्यादा अपहीवल क्रिएट किया, बहुत ज्यादा अमेरिका की और इसराइल की कैलकुलेशंस को मिस कैलकुलेशंस में ईरान ने कन्वर्ट किया है। लेकिन आप दूसरे जगह पे आप ये भी देखें कि ईरान कंटिन्यूअसली डीकैपिटेशन ईरान में होती चली जा रही है, और ईरान के इस वक्त जो सबसे बड़ा थ्रेट ईरान फेस कर रहा है वो डीकैपिटेशन है, जो इसकी लीडरशिप की ईरान की होती हुँ, चली जा रही है। बाकी जो आपने यूएई के अंदर 37 अमेरिकन सोल्जर्स की बात की है, उसकी जब डिटेल्स आएंगी तो पता चलेगा कि किस तरीके से क्या हुआ है। इस वजह से मैं अभी उस पर शायद कमेंट करने से गुरेज करूं। हुँ, लेकिन ईरान ने जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जो कन्वेंशनल डोमेन के अंदर जो उन्होंने अटैक को इंड्योर किया, जिस तरीके से उन्होंने इसराइल के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक्स की, जिस तरीके से उन्होंने डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया को अपने साथ देखे ना, जंगें तो सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती, हुँ, डिप्लोमेटिक कैनवस भी होता है। डिप्लोमेटिक कैनवस में आप देखें, यू कैन क्लियरली सी कि अमेरिका और इसराइल जो हैं वो इस वक्त आइसोलेटेड हैं। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स पूरा यूरोप, यूके, वो इसके साथ नहीं खड़ा। पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इस वक्त जो है इस जंग की डी एस्केलेशन चाहता है, जो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ईरान का भी। चाइना ने अभी स्टेटमेंट दिया है ईरान के हक में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड। रशिया जो है ईरान को सपोर्ट कर रहा है। सो पूरी दुनिया में आपने देखा है कि ईरान की बहुत महाजों पे जो है वो विक्ट्री हुई है। हुँ। लेकिन जो इंटेलिजेंस का महाज है उसपे जो है एडवांटेज अभी तक वो ईरान के दुश्मनों को। हुँ। और जो अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में अपने ग्राउंड अटैक और एंटी टैंक हथियारों A-10 के बेड़े को दुगना करने का ऐलान किया है। आपके अस्करी तजर्बे के मुताबिक क्या फ़िज़ा से ज़मीन पर तबाही मचाने वाले इन हथियारों का बढ़ता हुआ इस्तेमाल इस बात का इशारा है कि अमेरिका अब ईरान में महदूद पैमाने पर किसी ग्राउंड ऑपरेशन या कह लें कुलीदी ज़मीनी तनसीबात को बरह रास्त निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है? देखें, इसकी 2 ही सूरतें हो सकती हैं। हुँ, पहली सूरत ये है कि अमेरिका वाक़ई में प्लान कर रहा है कि उसने ईरान के अंदर ग्राउंड इन्वेजन करना है। हुँ, अगर ईरान अमेरिका में ग्राउंड इन्वेजन करता है तो उसकी एक स्ट्रेटेजिक कॉस्ट है। मिसाल के तौर पे अगर खाक आइलैंड के ऊपर वो अटैक करते हैं तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने अटैक करके भागना है। हुँ, अगर आपने हिट एंड रन करना है तो उसका फ़ायदा क्या है? ऑप्टिक्स है सिर्फ फ़ायदा। अगर आप ऑप्टिक्स के लिए ये करना चाहते हैं तो उसका स्टेक कितना ज्यादा होगा कि खाग आइलैंड के ऊपर अगर आप अटैक करेंगे तो ईरान आपके इन रिस्पॉन्स रिटेलिएट करेगा, तो क्या उसकी कॉस्ट अमेरिका बियर कर सकता है? दूसरी ऑप्शन ये है कि अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करना चाहता है ताकि वो खाग आइलैंड को कंट्रोल करे, आइलैंड कंट्रोल के ऊपर जाए। तो क्या ईरान अमेरिका वहां पे अपने ट्रूप्स, जो कि पूरा आइलैंड माइंड है,